बच्चे लोग, चलिए तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th कॉमर्स की अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है ना। सबसे पहला चैप्टर क्या है? लेखांकन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। मैंने नोट्स आपको दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह से प्रिंट निकलवा के अपने पास ही रखें। आपको इन्हीं से पढ़ना है और आप जो भी बुक प्रेफर करना चाहें उस बुक से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था, व्हाट इज़ कॉमर्स। अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर देखें एक बार। मैंने उसमें बता रखा है कि कॉमर्स होता क्या है, मतलब व्यापार जो है वो होता क्या है। व्यापार छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ठीक है। तो चाहे व्यापार छोटा हो या बड़ा हो, उसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है। प्रॉफिट कमाने के लिए ही वो व्यापार शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना। अब चैप्टर शुरू करने के पहले अपन थोड़ा समझ लें कि ये जो लेखांकन है, ये जो शब्द है, ये है क्या? अकाउंटिंग शब्द ये क्या है? अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो लेखांकन और अकाउंटिंग और कुछ नहीं, केवल क्या है? हिसाब किताब। हिसाब किताब। ठीक है। केवल हिसाब किताब है। अब इसको अकाउंटिंग या लेखांकन क्यों बोलते हैं बताएंगे, आगे पता चल जाएगा आपको। देखिए, चाहे व्यापार छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको निकालना है प्रॉफिट अपना। ठीक है। प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से काम कर रहा है वो, लेकिन वर्ष के अंत में उसको कैलकुलेट भी तो करना है। सब चीज़ें जोड़ घटा के, कितने खर्चे हुए, कितनी कमाई हुई, ठीक है, ये सब जोड़ घटा के उसको लास्ट में निकालना तो प्रॉफिट या लॉस ही है। वैसे निकालना तो वो प्रॉफिट ही चाहता है, लेकिन हो जाता है लॉस। ठीक है। तो कैलकुलेट वो करना चाहता है कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या इस व्यापार को करने से मुझे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सब उसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब अगर छोटा व्यापार है, जैसे कि मान लें हम एक छोटी मोहल्ले की किराने की दुकान है, एक व्यक्ति ने क्या किया, 1 लाख रुपए लिए। उसने दुकान ओपन करने के लिए 1 लाख रुपए लिए और उसमें से 20,000 रुपये का फर्नीचर, जैसे कि वो टेबल होती है और साथ में कुछ रैक वगैरह जो भी हैं वो लेके आ गया, खर्च हो गया उसके रैक और टेबल में। ये चीज़ें उसकी बहुत लंबे टाइम तक उसका साथ देती रहेंगी, उसमें यूज़ में आती रहेंगी। ठीक है। अब बाकी जो 80,000 रुपये बचे हुए हैं, 80,000 रुपये का वो सामान लेके आ गया, बाज़ार गया, सामान लेके आ गया। वही निरमा, साबुन, ठीक है, और जो भी होता है टॉफ़ी, बिस्कुट, कुरकुरे, ठीक है, और पोहा या फिर चावल, आटा, जो भी किराने की दुकान में सामान होता है वो सब कुछ वो 80,000 रुपये का लेके आ गया। अब क्या होगा, वो उसको बेचना चालू करेगा। जैसे कि हम मान लें कि मंथ का एंड आया, अब वो चाहता है कि वो प्रॉफिट कैलकुलेट करे कि महीने में उसने कितना पैसा कमाया। तो उसके लिए वो क्या करता है, एक छोटी सी डायरी या फिर रजिस्टर रख लेता है। ठीक है। उसमें वो लिखता जाता है कि भाई देखो हम इतने का सामान लेके आए, लिख दिया उसने। फिर 80,000 रुपये का सामान लेके आए अपन। फिर उसके बाद बिक्री चालू हुई, तो हर दिन जैसे कि उसकी 3,000 रुपये, कभी 5,000 रुपये, कभी 2,000 रुपये उसकी बिक्री हो रही है। तो वो लिखता जा रहा है बिक्री हमारी इतनी पर डे के हिसाब से हुई। फिर हम और बिक्री होती गई, पैसा ड्रॉज में आता गया, तो हम और भी गए बाज़ार और भी सामान लेके आते गए। तो इस तरीके से सामान एक बार ख़रीदा, फिर उसको बेचना चालू किया, साथ में बेचते बेचते जो पैसा आया उससे वो ख़रीदता गया सामान। और ऐसा भी होगा कि वो कुछ पर्सनल यूज़ के लिए भी पैसा निकाल लेगा दुकान से। ठीक है। वो कमा क्यों रहा है भाई, दुकान क्यों चला रहा है, खुद का उसका खर्चा निकले, उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, तो उसके लिए खुद पर्सनल यूज़ के लिए वो पैसा निकालेगा। मतलब कि इसी तरीके से पूरा व्यापार होना है उसका, ये चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है। अब उसने मंथ के हिसाब से कैलकुलेट किया कि लगभग मैंने 80,000 रुपये का सामान बेच दिया है, जो मैं लाया था वो मैंने बेच दिया है। ठीक है। और वो कितने का बेचा है, 1 लाख रुपये का बेचा है। मतलब ये हुआ कि उसको दिख रहा है अलग से
कि 20,000 का प्रॉफिट हो गया भाई, 80 का सामान ला के एक में बेचा, 20 का प्रॉफिट नहीं। अभी ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसमें से भी वो कुछ खर्चे माइनस करेगा। क्या माइनस करेगा? जैसे कि वो बिजली का बिल तो चुका ही रहा होगा, क्योंकि दुकान तो घर पे खुली है तो रेंट किसी को देना नहीं है उसको, लेकिन बिजली का बिल तो वो चुका ही रहा होगा दुकान का, वो हटा दिया उसने वहाँ से, ठीक है। और साथ में वो सामान बार बार जो लेने जाता था, ठीक है, बाज़ार, तो पेट्रोल का खर्च भी होता था उसका, तो वो भी उसने माइनस कर दिया। तो ऐसा करके कुछ थोड़ी बहुत खर्चे जो थे 5,000 रुपये के उसके माइनस हो गए। अब नेट प्रॉफिट फाइनली निकल के कितना आया? 15,000 रुपये। ये मंथ का प्रॉफिट है। ऐसे ही वो कैलकुलेट करता जाएगा और पूरे साल का प्रॉफिट बाद में वो कैलकुलेट कर लेगा। बहुत आसान है, केवल एक रजिस्टर और डायरी लेके उस पर पूरा हिसाब वो कर सकता है। उसको किसी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। इस सिस्टम के हिसाब से भाई अपना लेखा जोखा करो, ठीक है, अकाउंटिंग के हिसाब से अपना हिसाब किताब करो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। वो नॉर्मली एक पेन, कॉपी, रजिस्टर, डायरी, इतने में उसका काम हो जाएगा। और उसमें वो लिख भी देगा कि हाँ भाई इसको उधार में बेचा, नगद में बेचा, इससे पैसे लेना है, इससे पैसे लेना बाकी हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें वो लिख लेगा। अब ध्यान दें, अगर वो किराने की दुकान के अलावा एक बड़ी दुकान है जो कि होलसेलर है, उसको हिसाब किताब करना है, तो उसका हिसाब जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा खर्चे होंगे, ज़्यादा माल खरीद रहा होगा वो, ज़्यादा कस्टमर होंगे जिनको ज़्यादा माल बेच रहा होगा वो, ठीक है, और बहुत सारे कर्मचारी भी उसके यहाँ लगे होंगे। तो अब उसका काम शायद एक पेन या एक डायरी या एक रजिस्टर में काम ना हो सके। उसको हो सकता है कि 2-3 प्रकार के, 4-5 प्रकार के रजिस्टर उसको रखने पड़े। एक रजिस्टर केवल काय के लिए, इसमें भाई हम माल कितना ख़रीद रहे हैं वो लिखेंगे, दूसरे माल कितना बेच रहे हैं वो लिखेंगे, तीसरे में केवल वो सैलरी का रजिस्टर, उसमें सैलरी किसको कितनी 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 देनी है वो लिखेंगे। अगला कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं हमारे दुकान के, कि भाई वो माल मंगाया, उसका भाड़ा दिया हमने, ठीक है, रेंट दे रहे हैं गोडाउन का, यहाँ से वहाँ गोडाउन से फिर दुकान तक माल आया गया तो उसका भाड़ा लगा अपन को, ठेले वाले ने लिया, टेम्पो वाले ने लिया, ठीक है, बिजली का बिल, लोगों की कर्मचारियों की सैलरी। तो ये सब बहुत सारे अलग अलग हिसाब के लिए वो अलग अलग रजिस्टर बना लेगा। और इसी तरीके से वो कैलकुलेट कर लेगा कि साल भर में उसको कितना प्रॉफिट हुआ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बस यही होगा, तो वो एडजस्ट कर सकता है। लेकिन जब एक बहुत बड़ा संस्थान होता है या फिर व्यापार, बिजनेस होता है, जैसे कि कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, तो फैक्ट्री में लाखों हज़ारों टन माल आ रहा है, फिर वो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, फिर वो बिक रहा है। कुछ माल ख़रीदा तो हमारे हिसाब से नहीं आया वो, मतलब जैसा हम चाहते थे, जैसा हमने चूज़ किया था वैसा नहीं आया तो वापस भी करना पड़ेगा। कुछ माल बेच दिया तो वहाँ से वापस आ गया कि भाई डिफेक्टेड है, वापस कर दो, उसका हिसाब भी रखना है। हज़ारों कर्मचारी लगे हैं तो उनकी सैलरी का हिसाब, उनकी अटेंडेंस, ठीक है, उनकी अटेंडेंस के हिसाब से ही बनेगी सैलरी, भाई जिस दिन नहीं आया तो नहीं मिलेगी, तो वो पूरा हिसाब रखना होगा। बहुत सारे कर्मचारी में से कुछ मैनेजर लेवल के होंगे, कुछ और नीचे और नीचे और नीचे लेवल के, इस टाइप से होंगे। अब ये जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? क्योंकि कैश का फ़्लो यहाँ से हो रहा है, कैश का फ़्लो मतलब पैसे का आना और जाना, ठीक है, यहाँ से भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी पैसा आ रहा है, वहाँ भी पैसा जा रहा है, ठीक है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इनकम है या प्रॉफिट है या लॉस है या खर्चा है, क्या हो रहा समझ में नहीं आता, कुछ कंफ्यूज होता है बहुत ज़्यादा। अब वो अपन में से किन्हीं अकाउंटिंग पढ़े लिखे लोगों को बुलाएगा, जिसको बोलेगा ये अकाउंटेंट है, वो आएगा, कहेगा भैया हमारा हिसाब किताब कर दो, हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सब कुछ मच गया है एकदम। तो उसे एक व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा जो अकाउंटेंट होगा, जिस अकाउंटेंट को नॉलेज है कि हमें हिसाब किताब एकदम प्रॉपर तरीके से, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, एकदम प्रॉपर तरीके से कैसे रखना है, ठीक है। क्योंकि लेखांकन जो है वो एक प्रणाली है हिसाब किताब रखने की, चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से या फिर कितने भी बड़े व्यापार का हिसाब किताब हो,
ये प्रणाली उसको बड़े आसानी से आसान बना देती है, सिंपल कर देगी बिल्कुल, और बहुत आसानी से आपका प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करके दे देगी कि साल के अंत में आपको कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और आपकी आर्थिक स्थिति भी बता देगी, व्यापार की आर्थिक स्थिति भी बता देगी। व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या होती है? जैसे कि एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति होती है, जैसे कि एक व्यक्ति है, उसके पास संपत्तियां भी हैं बहुत सारी, ज़मीन जायदाद घर मकान ये सब चीज़ें, और इनकम भी बहुत सारी है, लोन वगैरह नहीं है इसके पास, तो उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, अच्छी है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति है, उसके पास इनकम भी कम है, लोन भी उसने ले रखे हैं, ठीक है, संपत्तियां भी नहीं है, तो उसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ है थोड़ी सी। क्यों? हो सकता है कि वो लोन ना चुका पाए, इनकम कम है इसकी वजह से, तो उसके खाने पीने के लाले पड़ जाएँ, है ना, तो उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। वैसे ही होती है व्यापार की आर्थिक स्थिति, क्योंकि व्यापार के पास भी कुछ संपत्तियां होती हैं और कुछ दायित्व होते हैं, इनकम होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो हम ये आगे सीखेंगे, और एक ही बार में अपन हर एक चीज़ नहीं सीख सकते हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ में आता चलेगा, मैं बताता चलूँगा आपको, ठीक है। अब नोट्स उठाते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है शुरुआत से कि चाहे व्यापार छोटा हो या बड़ा हो, उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना ही होता है। मतलब जो मैं आपको बता चुका हूँ वही इसमें लिखा हुआ है। और ईयर एंड पर, वर्ष के अंत में आपको कैलकुलेट करना होता है कि व्यापार को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, और साथ में उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये आपको कैलकुलेट करना होता है। और इसके लिए वित्तीय विवरणों का सहारा लिया जाता है। वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। कौन कौन से वित्तीय विवरण? मतलब कि एक स्टेटमेंट से कुछ वो बनाए जाते हैं, लेखा जोखा, व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा। ये स्टेटमेंट हम बना लेंगे तो हमें प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन पता चल जाएगा कितना हुआ, और आर्थिक स्थिति बैलेंस शीट बनाकर हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है? वित्तीय विवरणों का निर्माण। मतलब ये जो 3 अपन ने ऊपर पढ़े अभी, कौन कौन से लिख लेते हैं। एक तो व्यापार खाता, दूसरा कौन सा? लाभ हानि खाता, और थर्ड कौन सा है? बैलेंस चिट्ठा, चिट्ठा या फिर स्थिति विवरण, ठीक है। व्यापार खाते को हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसको हम बोलते हैं क्या? बैलेंस शीट। इंग्लिश में जो भी वर्डिंग है वो पता होनी ज़रूरी है। इसकी वजह से मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के बता देता हूँ। कम से कम वर्डिंग तो पता हो, जो आपका सब्जेक्ट है उसकी टर्मिनोलॉजी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पता होती है तो आगे जब आप 12th क्रॉस करके कॉलेज में जाएंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं से सामना करना पड़ेगा। इसलिए दोनों तरीके से, हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखें, बहुत अच्छा होगा। क्या लगा है? वित्तीय विवरणों का निर्माण, मतलब इनका निर्माण लेखांकन की सुव्यवस्थित लेखांकन प्रणाली द्वारा ही संभव है। मतलब अगर हमें ये बनाने हैं, ये स्टेटमेंट बनाने हैं, तो लेखांकन की जो सुव्यवस्थित प्रणाली है, मतलब पहले से बनी हुई प्रणाली है, सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के हिसाब से ही अपन को अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। मतलब कि उस सिस्टम के हिसाब से ही अपन को हिसाब किताब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपन ने कोई भी डायरी, कोई भी रजिस्टर उठाया, ऐसा लिख दिया कुछ भी, हाँ ये आया ये गया, ऐसा लिख नहीं। प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम के हिसाब से, उन नियमों के हिसाब से। देखिए आगे लिखा है, जिसमें व्यवहारों के विभिन्न आर्थिक व्यवहारों को लेखांकन के सिद्धांतों और नियमों के अनुसार लिखना है। मतलब जो भी व्यवहार हो रहे हैं, जो भी खरीदा है, जो भी बेचा है, जो भी पैसा आया है, जो भी गया है, जो इनकम है, जो खर्चा है, उन सबको हमें एक सिस्टम के हिसाब से ही, लेखांकन के नियमों और लेखांकन के सिद्धांतों के हिसाब से ही लेखा करना है शुरुआत से। उसके बाद जाके एंड में हम इनको बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। अब उस सिस्टम की शुरुआत होती है वही खाते से। कैसे होती है? वही खाते से, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग,
वही खाता। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं पुस्तपालन। यहाँ से शुरुआत होती है, ये पहली सीढ़ी है जहाँ से हम हर एक व्यवहार, मतलब जो खरीदा बेचा आया गया ये सब व्यवहार, ठीक है, इनका लेखा करना शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें सीखना है वही खाते के बारे में। तो स्टार्टिंग होगी यहीं से, ठीक है। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। अब एक बात मैं बता दूं आगे बढ़ाने से पहले, शुरुआत के 2 से 3 और 4 चैप्टर जो हैं वो बिल्कुल थ्योरिकल है। आपको थ्योरिकल जो पढ़ाया जाएगा वही आपको प्रैक्टिकली करना है। तो ये मत समझिए कि थ्योरिकल है तो अरे सर याद करना पड़ेगा, नहीं, याद कुछ नहीं करना है, आपको केवल समझना है। अगर आपने समझ लिया तो प्रैक्टिकल करना आसान हो जाएगा, आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अगर इस पर ध्यान ना दिया तो प्रैक्टिकल भी आप नहीं कर पाएंगे, कुछ समझ ही नहीं पाएंगे अकाउंटिंग होता क्या है। और हाँ, दूसरी बात ये है कि थ्योरी पढ़ते 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 इसमें क्या है, आपको ओवरव्यू दिया हुआ है। ओवरव्यू मतलब पूरी अकाउंटिंग का ओवरव्यू दिया हुआ है कि अकाउंटिंग है क्या, एक्चुअल में करती क्या है। जैसे किसी व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, वैसा है, ये है, उसका नेचर ऐसा है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ठीक है। तो वैसे ही अकाउंटिंग जो है उसकी भी खुद की विशेषताएं हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है, इसके सिद्धांत ये हैं, इसके नियम ये हैं, इसके कानून ये हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमें जानना और समझना है पूरी थ्योरिकल पार्ट में। अब ये भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे डाउट आए बीच में, लेकिन अपन को परेशान नहीं होना है, क्योंकि 1-2 चैप्टर पढ़ के पूरी अकाउंटिंग थोड़ी ना सीख लेंगे हम। तो कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें समझ तो आ ही जाएंगी और बाकी की चीज़ें अपन को याद तो रखना ही है। फिर धीरे धीरे जैसे ही चैप्टर वाइज हम आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप पुराने डाउट सॉल्व होते जाएंगे, अपने आप धीरे धीरे करके सबके सब डाउट सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए हमें ये जो है थ्योरिकल पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझना है। एग्ज़ाम में आए या ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप 12th क्रॉस कर जाएंगे उसके बाद तो इसका सामना करना ही पड़ेगा ना। जब जॉब करने जाएंगे तब तो इसका सामना करना ही पड़ेगा ना। तो अभी से ये मत सोचो कि एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा, केवल पढ़ने और सीखने पर ध्यान दो, बस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे अब पुस्तपालन या वही खाता, बुक कीपिंग के अर्थ से स्टार्टिंग कर देंगे।